इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कि आपने लाइट, एक्स रेज, यूवी रेज, इन सब के बारे में सुना होगा। दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चैप्टर में हम ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डिस्प्लेसमेंट करंट। तो सबसे पहले देखेंगे ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आप ध्यान से देखें। बट इसको डिटेल में देखने से पहले मैं आपको एम्पियर्स लॉ की थोड़ी याद दिला दूं। एम्पियर्स लॉ ये हमने पढ़ा है। कब पढ़ा है? मैग्नेटिज्म के चैप्टर में पढ़ा है, शायद आपको याद हो। तो एम्पियर्स लॉ की ऐसी इक्वेशन होती है, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ऐसी इक्वेशन होती है एम्पियर्स लॉ को। तो हालांकि हमने एम्पियर्स लॉ ऑलरेडी पढ़ा है, बट अब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए आप पहले ये सिचुएशन कंसिडर करें कि एक वायर है, उसमें इस एरो के डायरेक्शन के लॉन्ग करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पे एक लूप ले लिया, ऐसे एक लूप ले लिया। अब इस लूप पे मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। शायद आपको याद हो कि एम्पियर्स लॉ जो है वो हमेशा लूप पे लगाया जाता है। तो इस लूप पे मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं। तो इस लूप पे मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सही है। अब ये वाला टर्म, राइट हैंड साइड वाला टर्म लिखने की बारी आई। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पे एक सरफेस लेना हूं। ध्यान दें, सरफेस, सरफेस, इस लूप के अंदर एक सरफेस लिया मैंने। तो यहां पे जो आई इनक्लोज होता है, उसका मतलब होता है कि कितना करंट इस सरफेस को काट के निकलता है। कितना करंट इस सरफेस को काट के निकलता है, तो ऑब्वियसली आई है। तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, विच इज एक्चुअली दिस आई। दिस इज म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा वेरिएशन देखेंगे हम। इसी केस में वही वायर है, फिर से उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर से मैंने वैसे ही लूप लिया, वही लूप लिया, तो इंटीग्रल बी डॉट डीएल फिर से वैसे लिख देंगे, सेम वही आएगा भी, क्योंकि लूप वही है। अब ये राइट हैंड साइड लिखने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब ध्यान दे, अब मैं ऐसा सरफेस ले रहा हूं, ऐसा। ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल दिख रहा होगा आपको। यहां पे लूप के अंदर मैंने एक फ्लैट सरफेस लिया था, यहां पे मैंने लूप के अंदर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं। मैं किसी भी शेप का सरफेस ले सकता हूं। अब यहां पे आई इनक्लोज का क्या मतलब होगा? आई इनक्लोज का मतलब है कि कितना करंट इस सरफेस को कट करके निकल रहा है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं आई करंट इस सरफेस को कट करके निकल रहा है। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। सही है। तो अब देखिए, दोनों केस में सेम इक्वेशन बन रही है, बननी भी चाहिए थी, क्योंकि लूप क्या है, सेम। तो इसका मतलब ये होता है कि एम्पियर्स लॉ में आप सरफेस कैसा भी ले लें, कैसा भी सरफेस ले लें, इक्वेशन जो है वो सेम ही बनती है। अब एक और सिचुएशन एनालाइज करते हैं। तो अब आप ये सिचुएशन देखें, ये जो वायर है, इसमें करंट ऐसे गया आगे, फिर घूम के वापस आ रहा है, करंट आई। ठीक है, और अब मैंने उसके अराउंड ऐसे एक लूप ले लिया। अब इस लूप पे मैं एम्पियर्स लॉ लगाना चाहता हूं। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा, तो आई विल हैव इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिखने के लिए मुझे सरफेस लेना पड़ेगा फिर से। तो मैंने ऐसे फ्लैट सरफेस ले लिया, फ्लैट सरफेस ले लिया। तो आई इनक्लोज का मतलब है कि कितना करंट इसको कट करके निकल रहा है, इस सरफेस को कितना करंट कट के निकल रहा है, आप सोचे। अब देखिए, जितना करंट इसको कट करके इधर जा रहा है, फिर उतना ही करंट कट करके वापस इधर आ रहा है। जितना करंट इधर गया, उतना ही वापस इधर आ गया। तो नेट करंट कितना हुआ? जीरो। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, जीरो। इंटीग्रल बी डॉट डीएल वेक्टर विल बी इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म जीरो हो जाएगा। फिर से इसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन देखते हैं। तो फिर से मैंने वही वायर लिया और वही लूप लिया। फिर से मैं एम्पियर्स लॉ की इक्वेशन लिखूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड लिखने के लिए फिर से मैं सरफेस लूंगा। तो इस बार मैंने ऐसा सरफेस लिया, आप ध्यान दें, हेमिस्फेरिकल। यहां फ्लैट लिया था, जैसे यहां पे लिया था, जैसे यहां पे हेमिस्फेरिकल सरफेस लिया था, वैसे यहां पे भी हेमिस्फेरिकल। ठीक है,
अब आई इनक्लोज कितना होगा? अब देखें, अब तो इस सरफेस को करंट कट ही नहीं कर पा रहा है। देखिए करंट आगे जा रहा है और फिर घूम के वापस आ जा रहा है, इस सरफेस को कट नहीं कर रहा है। सरफेस तो ऐसे कर्व्ड है, कर्व्ड। तो करंट गया और फिर घूम के आ गया बिना कट किए। तो आई इनक्लोज कितना लिखेंगे? 0, लाइक दिस। आप देखें दोनों ही केस में फिर से सेम इक्वेशन आ गई। दोनों ही केस में यहां 0 आया है, हालांकि 0 का रीजन अलग है दोनों केस में। इसमें 0 क्यों आया है? क्योंकि जितना करंट राइट में गया उतना ही वापस लेफ्ट में आ गया, तो नेट 0। लेकिन इसमें 0 इसलिए क्योंकि करंट ने सरफेस को कट किया ही नहीं है। बट एनीवे, हम कैसा भी सरफेस लें इक्वेशन सेम ही बनती है। यही चीज हमने यहां भी देखी और यहां भी देखी। अब एक और सिचुएशन देखते हैं हम। लेट्स से दिस थर्ड सिचुएशन नाउ। ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो आपको दो प्लेट्स दिख रही हैं वो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। बेसिकली दिस इज अ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, ठीक। उसकी दो सर्कुलर प्लेट्स है। ये बेसिकली एक आरसी सर्किट है, आरसी सर्किट। दिस इज एन आरसी सर्किट। आरसी सर्किट बारे में हमने पढ़ा है। तो यहां पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आप देखें वही करंट यहां पे भी फ्लो कर रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। एनीवेज, अब इस वायर के लिए भी हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहां पे एक लूप लेते हैं। तो हमने ऐसा एक लूप लिया, एक लूप। तो फिर से इस लूप पे हम ये वाला टर्म लिखेंगे, इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सही है, विल बी इक्वल्स टू म्यू इनटू आई इनक्लोज्ड। तो आई इनक्लोज्ड लिखने के लिए मुझे एक सरफेस लेना पड़ेगा, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। तो अब देखिए आप, इस लूप में मैंने ऐसे एक सरफेस लिया, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस। तो अब आई इनक्लोज का मतलब होगा जो करंट इसको कट करके निकल रहा है, तो दैट विल बी सिंपली आई। तो दिस विल बी म्यू नॉट इनटू आई। सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी का एक और वेरिएशन देखेंगे, आप समझ ही रहोगे होंगे शायद कैसा। फिर से मैंने वही सर्किट लिया, उसमें वही करंट आई फ्लो कर रहा है। फिर से मैंने वही लूप लिया। इस लूप पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो वापस से मेरा आ जाएगा इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। सही है। अब आई इनक्लोज लिखने के लिए मैंने एक सरफेस लूंगा लूप के साथ। सो अब देखिए, अब मैंने ऐसा सरफेस लिया है, यहां पे फ्लैट सरफेस लिया था, ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसको देखना शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें हैं। तो ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ऐसे हेमिस्फेरिकल। ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट, वो इस सरफेस के अंदर आ रहा है। तो अब आई इनक्लोज कितना होगा? सो अब देखें, ये जो आई है वो तो इस सरफेस को कट ही नहीं कर रहा है। आई इनक्लोज का मतलब जो सरफेस को कट करे। क्या ये करंट इस सरफेस को, हेमिस्फेरिकल सरफेस को कट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को कोई भी करंट कट नहीं कर रहा। आप देखें तो यहां पे आएगा 0, बिकॉज आई इनक्लोज इज 0। आई होप यू गेट दिस। अब आप इन दोनों इक्वेशन को देखें, दिस इज अ प्रॉब्लम। अब देखें यहां पे म्यू नॉट इनटू आई आया है और यहां पे 0 आया है। मतलब दोनों केस में इक्वेशन अलग आ रही है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू अलग आ रही है, जब हम सरफेस अलग अलग ले रहे हैं। इन दोनों केसेस में हालांकि ऐसा नहीं था, हम कैसा भी सरफेस ले रहे थे इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू सेम आ रही थी। कैसा भी सरफेस ले रहे थे इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू सेम आ रही थी। लेकिन इसमें इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू अलग आ रही है दोनों केस में। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि एम्पियर्स लॉ गलत है, क्योंकि इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू दोनों केस में सेम आनी चाहिए थी, क्योंकि लूप तो दोनों केस में हम सेम ही ले रहे हैं, तो सेम आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आ रही है। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली एम्पियर्स लॉ गलत है। आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि जब एम्पियर्स लॉ दिया गया था तब साइंटिस्ट लोगों ने सिर्फ ये केस सोचा था और ये केस सोचा था। तो उनको लगा कि यार एम्पियर्स लॉ बिल्कुल सही है, ये केस कोई सोच नहीं पाया था। ये केस बहुत दिन बाद मैक्सवेल ने सोचा था। मैक्सवेल बहुत ही महान साइंटिस्ट था, इसके बारे में आपने सुना होगा। तो मैक्सवेल ने बहुत दिनों बाद ये केस सोचा। तो जब उसने ये केस सोचा तो ये क्लियर हो गया कि एक्चुअली एम्पियर्स लॉ जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि अगर वो सही होता तो इस केस में भी सेम इक्वेशन बनती।
तो फिर मैक्सवेल ने क्या किया, इस एम्पियर्स लॉ को करेक्ट किया। क्या करेक्ट किया, अब हम वही देखने वाले हैं। मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को रिजेक्ट कर दिया, उसने अपनी नई इक्वेशन दी जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से जानते हैं। उसने क्या किया, ये देखें आप, ये इक्वेशन थी वो, ये तो पुराने वाले टर्म ही है, ये टर्म उसने और ऐड कर दिया, तो ये जो नई इक्वेशन बनी दैट इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। ये जो नया टर्म है यही देखने लायक है, इसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है ये तो हमें पता ही है। ये जो टर्म है फाई, ई भी लिखा हुआ है यहां पे, दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स, बट फ्लक्स जो है मैग्नेटिक भी हो सकता है और इलेक्ट्रिक भी, इसलिए यहां पे ई लिखा हुआ है टू एम्फसाइज कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है ये तो हमें पता ही है। अब हम क्या करेंगे कि मैक्सवेल की इस इक्वेशन को इन सारे केसेस में लगाएंगे। सो आप देखें, सबसे पहले हम इन दोनों केसेस में लगाते हैं। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये वाला जो नया टर्म होगा, क्या लगता है आपको इसके बारे में, ये जीरो आ जाएगा, तो यहां प्लस जीरो आएगा, और वैसा ही यहां पर भी। क्यों, क्योंकि आप यहां पे देखें, यहां पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं किसी तरीके की, यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। वैसे इस केस में भी आप देखें, यहां पे करंट फ्लो कर रहा है बट उसके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं, तो फिर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहां वील हैव जीरो प्लस जीरो, वैसे यहां पर भी जीरो। सो आप देखिए इन सिचुएशंस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा और पढ़ना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि यहां पे तो एम्पियर की पुरानी इक्वेशन ही सही रिजल्ट दे रही थी। आप जरा इस केस में देखें, मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को रिजेक्ट किया और उसने एक नई इक्वेशन दी जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। अब देखिए उसमें ये टर्म और ये टर्म तो सेम ही है, उसने ये एक और टर्म ऐड कर दिया। इस टर्म को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट तो क्या होते हैं यहां हमें पता ही है। यहां पे देखें, दिस इज फाई ई, फाई स्टैंड्स ऑफ फ्लक्स, तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो फाई स्टैंड्स फॉर फ्लक्स और ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, तो एक्चुअली फ्लक्स मैग्नेटिक भी होता है और इलेक्ट्रिक भी होता है, इसलिए यहां पे ई लिखा गया है टू एम्फसाइज की इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और ये है डी फाई अपॉन डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम क्या करने वाले हैं कि इस इक्वेशन को इन सारे केसेस में लगा के देखेंगे। तो देखो सबसे पहले इस केस में देखते हैं। तो इस केस में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है आपको कहीं भी, नहीं, यहां कहीं भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, जिसके कारण ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास यही इक्वेशन रहेगी, यहां प्लस जीरो आ जाएगा ज्यादा। इस सिचुएशन में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं पे, जिसके कारण ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा एंड विल गेट दिस। ठीक है, यानी इन दो सिचुएशंस में कुछ भी नहीं बदला। इस सिचुएशन में देखें, इसमें करंट जा रहा है और फिर घूम के वापस आ रहा है, यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा तो ये टर्म फिर से क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारे पास प्लस जीरो यहां आ जाएगा। वैसे यहां पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी और यहां भी प्लस जीरो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन सिचुएशंस में कुछ चेंज नहीं हुआ, चाहे हम पुरानी वाली इक्वेशन यूज करें या नई वाली इक्वेशन, सेम ही रिजल्ट आ रहा है। होना भी चाहिए था ऐसा, क्योंकि इन केसेस में तो पुरानी इक्वेशन से भी सही रिजल्ट मिल रहा था, तो नई इक्वेशन से भी वही रिजल्ट आ रहा है अनचेंज्ड। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप इन सिचुएशंस को देखें, इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसको देखें, इसमें क्या आपको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आ रही है? हाँ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये देखो, ये कैपेसिटर है, ये चार्ज हो रहा है, तो इस पे प्लस क्यू चार्ज होगा कुछ, और इस पे प्लस क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू। तो ये कैपेसिटर अगर चार्ज है तो इसके बीच में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहां पे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी,
आपको शायद याद हो कि कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ऐसा कुछ, वेयर Q अपॉन ए इज सिग्मा सिग्मा। तो ये कैपेसिटर के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ये आपको याद होगा, नहीं तो याद होना चाहिए, तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस टर्म, तो फ्लक्स फ्लक्स, ये फ्लक्स देखना हमें, लेकिन ये जो फ्लक्स है वो हमें इस सरफेस से देखना पड़ेगा, जो सरफेस लूप के अंदर बन रहा है, इससे हमें फ्लक्स देखना है। तो इससे कितना फ्लक्स होगा? तो आप ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है, लेकिन वो इस सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही है, वो तो इन दोनों कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में है। इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रही है, इसका मतलब इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं है, जीरो फ्लक्स है, सही। तो इस केस में भी ये फ्लक्स जीरो हो गया, जिसके कारण ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो हियर वील गेट प्लस जीरो, ठीक है। अब ये लास्ट वाला केस देखते हैं। लास्ट वाले केस में आप देखें, फिर से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, क्योंकि यहां पे चार्ज क्यू और यहां माइनस क्यू, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही होगी जो हमने यहां पे निकाला है, ठीक। अब इस केस में इस टर्म को देखो, फ्लक्स की बात करते हैं। तो अब ये जो सरफेस है हेमिस्फेरिकल, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है, क्या इससे कोई फ्लक्स है? क्या इससे कोई फ्लक्स है? हाँ, अब है। अब देखिए, इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेट से स्टार्ट हो रही है और इस प्लेट पे एंड हो रही है। तो ये जो हमारा हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसको काट के आगे जा रही है। इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो कितना है फ्लक्स? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है E इंटू ए, ठीक है। E तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं यहां पे, तो E इंटू ए, E इंटू आप देखिए कितना आएगा, E इंटू ए आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, लाइक दिस। इस टर्म के लिए हमें फ्लक्स नहीं, एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। तो विल गेट डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब देखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन, और Q को डिफरेंशिएट करने पाएगा करंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म लिखते हैं हम, तो विल हैव म्यू नॉट एप्सिलॉन इंटू डी फाई ई अपॉन डी टी, सही है। तो ये हमारे पास होगा, ये तो जीरो है, म्यू नॉट एप्सिलॉन, और ये कितना हो गया है? ये हम निकाल चुके हैं, दिस आई अपॉन एप्सिलॉन। तो आप देखें, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ म्यू नॉट इंटू आई, लाइक दिस। नाउ यू सी द मैजिक, कि इस सिचुएशन में क्या इक्वेशन आई थी? आप ध्यान से देखें, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, और अब इस सिचुएशन में भी वही इक्वेशन आ रही है, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, सही है। अब इस केस में हम देख रहे थे कि पहले जब हम एम्पियर्स लॉ यूज कर रहे थे तो दोनों सिचुएशन में अलग इक्वेशन आ रही थी, लेकिन अब जब हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, सो दोनों केस में इक्वेशन सेम आ रही है। इसका मतलब यह है कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ इज करेक्ट, क्योंकि वो सारे ही सिचुएशन में करेक्ट इक्वेशंस दे रहा है हमें। तो हमने देखा कि एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये होता है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आप म्यू नॉट को कॉमन ले लो, तो विल गेट आई इनक्लोज्ड प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखें, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा? क्या लगता है आपको, इसका डायमेंशन क्या होगा? ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन एक्चुअली करंट के डायमेंशन जैसा है, तो इसके पास डायमेंशन ऑफ करंट है, क्योंकि आप देखें इस क्वांटिटी को करंट से ऐड किया जा रहा है। दो क्वांटिटीज को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो, मतलब इसका डायमेंशन करंट का है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो करंट है इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट। और ये जो क्वांटिटी है ये, इसका नाम रखा गया है, इसका नाम मैक्सवेल ने दिया था, मैक्सवेल ने इसको नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट।
अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट पे आप ध्यान दें, इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इस टर्म को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोल रहे हैं। अब जैसा सपोज करें ये सर्किट है हमारे पास, तो हमें पता है कि इसमें ऐसे कोई करंट फ्लो कर रहा है जिसके कारण कैपेसिटर के प्लेस पे चार्ज है प्लस क्यू एन माइनस क्यू। जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा तो ये चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, ठीक है। अब ये जो टर्म है वो एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है, क्योंकि इसमें आप देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। तो ये जो टर्म है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टर्म एक्चुअली में कोई करंट है नहीं, लेकिन तब भी इसको डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया मैक्सवेल ने, जबकि एक्चुअली में ये टर्म कोई करंट नहीं है। दिस इज सिंपली एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फिर भी इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है, बट ये टर्म एक्चुअली में करंट नहीं है। फिर भी मैक्सवेल ने इसको करंट का नाम शायद इसलिए दिया क्योंकि इसका डायमेंशन करंट जितना है। अब जरा देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आईसी प्लस आईडी। इसको हम आईसी लिख रहे हैं और इसको हम आईडी लिख रहे हैं। C स्टैंड्स फॉर कंडक्शन, D स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये आईसी जो है कंडक्शन करंट, वो तो क्लियरली ये वाला करंट है जो इस वायर में फ्लो कर रहा है। अब मैक्सवेल ने बोला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसके बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, ऐसा बोला मैक्सवेल ने। अब ध्यान देना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जब हम बोल रहे हैं कि यहां पे कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट, तो मतलब यहां पे चार्ज का कंडक्शन हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो कंडक्शन करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन जब हम यहां पे बोल रहे हैं कि प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो क्या इसका मतलब है कि यहां से यहां चार्ज का फ्लो हो रहा है? नो, क्लियरली इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि डिस्प्लेसमेंट करंट डज नॉट मीन फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पे है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां चार्ज फ्लो कर रहा है। तो फिर भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। देखें, पहले लिख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें, यहां पे वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। जब ये करंट यहां पे आएगा तो यहां पे ये चार्ज बढ़ेगा, ये चार्ज बढ़ेगा तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही मतलब है डिस्प्लेसमेंट करंट का। तो अगर किसी रीजन में डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है वहां पे। आप इसको मैथमेटिकली देख भी सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है यहां से एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बेसिकली फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये टर्म जीरो हो गया तो क्लियर सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो हो जाएगा। वैसे ही अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो भी जीरो नहीं होगा। और फिर क्लियरली अगर ये जीरो नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी जीरो नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो नहीं होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। यानी डिस्प्लेसमेंट करंट होने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। सो लेट्स मूव अहेड। ये तीन केसेस हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग है।
तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट का डायरेक्शन बताना है तीनों केस में। इस केस में क्या डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट करंट का? क्लियरली इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करंट 0, जैसा कि हमने देखा है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और वो बढ़ रही है, इसका हम बोल सकते हैं इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट करंट इधर है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है वो इधर की तरफ है। भाई इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा कि कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही जो करंट होते हैं उनके डायमेंशन सेम होते हैं, बट उसके अलावा भी इनमें बहुत सारी चीजें सेम होती है। जैसे बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे आप देखें, अभी समझ जाएंगे, ये कैपेसिटर है हमारे पास, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करके आ रहा है, वो ऑब्वियसली कंडक्शन करंट है। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई हैं। देखिए क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इस पे नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। जब ये करंट आ रहा है तो अपने साथ चार्ज ला रहा है, जिस कारण ये क्यू क्या होगा, बढ़ेगा। ये क्यू बढ़ेगा तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका क्या होगा, वो भी बढ़ेगी। यानी कि यहां पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहां पे ऐसे डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। सही है। अब देखिए आप यहां पे कि ये जो कंडक्शन करंट है, इसके बारे में तो हम बहुत पढ़ चुके हैं पहले ही। इसके कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, शायद आपको याद हो, हमने पढ़ा है। जैसे इस डायग्राम को आप देखें, ये कंडक्शन करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो उसके कारण ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, बनती है ऐसा, हमने देखा है पहले। उसी तरीके से यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण भी बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, जो रेड में दिखाई गई है यहां पे। तो जिस तरीके से कंडक्शन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। वही चीज यहां पे लिखा गया था, बोथ कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब जरा आप देखें, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये जो सिचुएशन है उसको आप साइड व्यू लें, इधर से देखें साइड व्यू, तो हो यही रहा होगा, बट ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपको दिखेगी। जब आप इधर से देख रहे होगे तो ये ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको अंदर जाती हुई दिखेंगी, ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए दिखेंगे। तो देखिए यहाँ ग्रीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जा रही है, और रेड वाले सर्किल्स दिखेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो रेड सर्किल्स है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। सही है, तो दोनों एक ही बात है, बट हम जस्ट डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज और आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे से घूम रही है, दोनों परपेंडिकुलर। ठीक, ओके। नाउ एक चीज और आप देखें, मतलब यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, देख सकते हैं। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हम बोल सकते हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। सही है, नहीं है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है, जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये कुछ देर पहले हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम इफेक्टिवली ऐसा बोल सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही होगी तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा और फिर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ओवरऑल द कंक्लूजन इज सिंपल कि जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। तो वी कैन एक्चुअली राइट changing electric field creates magnetic field. This is a very, very important point.